मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। ये जो अभी सियासत सामने आ रही है, अभी आपने देखा था कि 14 महीने की हुकूमत थी और उसमें मुआशी बहरान बहुत शदीद था और इसके साथ साथ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इमरान खान साहब इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के, कहा जाता है, लोग कहते हैं कि अहम ज़िम्मेदार थे, लेकिन अब उनका चैप्टर काफ़ी हद तक पीछे चला गया। 14 महीने की मौजूदा हुकूमत ने फौरी एक बहुत ही अहम काम, जिसको कहा जाता है कि IMF के साथ एग्रीमेंट, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट जो है वो अब नहीं होगा। हालांकि इसाक डार साहब ये भी कहते थे कि अगर IMF के साथ मुआहिदा नहीं भी हुआ तब भी पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्सी पे नहीं जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट रखा है। लेकिन अब जब कि IMF से मुआहिदा हुआ है, इस पर वज़ीर आज़म और ख़ुद इसाक डार साहब बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि निगरां हुकूमत, आजकल जो है इलेक्शन का ज़माना आने वाला है, कहा यह जा रहा है ये हुकूमत 12 अगस्त तक मौजूद है। अब ये है कि 90 डेज़ में हुकूमत होगी या 60 डेज़ की हुकूमत होगी, यानी अगर असम्बली पूरी मुद्दत नहीं करती है तो यकीनन ये 90 डेज़ में चला जाएगा। असम्बली पूरी मुद्दत करती है तो 60 दिन में होगा। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, और इस सिलसिले में नाम भी आया, लेकिन इसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन भी आया। तो इस सिलसिले में भी कमेटी बनी हुई है, निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा इस पर भी कमेटी बन गई है। और ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि आया इस असम्बली को ही आगे कर दिया जाता ताकि ये असम्बली अपनी 6-8 महीना लेती। मौजूदा इलेक्शन 2017 के सेंसस के तहत होगा, ये भी ऐलान हो गया है। और आज ऐलान कर दिया इंटीरियर मिनिस्टर ने, अब जाहिर है गवर्नमेंट का हिस्सा है, कि 9 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी। इसका मतलब है ये जो है कबल अज़ वक्त असम्बली डिज़ोल्व होने के, तोड़ने का मतलब है कि ये 90 दिन के अंदर अब इलेक्शन होना है। कहा जा रहा है कि नवंबर में इलेक्शन होना है। निगरां वज़ीर आज़म के इख्तियारात को बढ़ाया गया है, इसके ऊपर इत्तेहादियों में इख्तलाफ नज़र आया, फिर ये कंसेंसस बिल्ड हुआ, फिर पास हो गया। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? और इसमें कहा गया है कि क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ इंटरनेशनल मुआहदे होने थे, सिग्नेटरी था वज़ीर आज़म, 3 महीना में डिले हो जाता, इस मौके पे नुकसान होता, तो इसलिए केयर टेकर वज़ीर आज़म के इख्तियारात को बढ़ाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ख़दशात, आज भी लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि ये केयर टेकर वज़ीर आज़म को इख्तियार देकर क्या ये केयर टेकर को 90 डेज़ से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आ रही होती है। लेकिन क्या ये सवाल बनता है। दूसरी तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कई 14 महीने के अंदर चंद बड़े अहम कानून साजी हुई है, लेकिन नज़र नहीं आता है कि ये कानून साजी आम पाकिस्तानियों के लिए हुई है। बज़ाहिर ये सब के सब सियासतदान या आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं
जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं उनके लिहाज से ये नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ आई है, 46 अरब अवामी नुमाइंदे को तरक्याती फ़ंड के लिए ऐलान कर दिया, जब पाकिस्तान पाई के लिए तरस रहा है और आवाम जो है वो आम पाकिस्तानी इन्फ्लेशन और महंगाई की जद में बुरी तरह पिस रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये प्री पोल रिगिंग है जो 46 अरब मौजूदा हुकूमत ने अवामी नुमाइंदों को बांटा है। आने वाली हुकूमत जो है वो जाहिर है कि 172 की सीट कोई ले सकेगा नहीं ले सकेगा, क्योंकि 172 अब हासिल करना ज़मीनी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये कहती है कि कोई जमात इतना हासिल नहीं कर सकेगी। इसका मतलब है कि मखलूत हुकूमत सामने आएगी। अब सवाल ये है कि इमरान खान और पीटीआई इस पोजीशन पे नहीं है, तो क्या ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इसी के अंदर से मखलूत बनेगी, सब मिल के बनाएंगे, या इन्हीं में अपोजिशन होगी और इन्हीं में हुकूमत होगी? इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं बहुत ही अहम गेस्ट हैं, उनका तारुफ कराता हूँ। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया हमें। उसके बाद सीनियर सियासतदान हैं, हमारे दूसरे सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन अभी तक वो हमारे साथ राब्ते में नहीं है। उनका वादा था कि आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे, जैसे ही शामिल होंगे हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जनाब सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, मैं पहला सवाल, क्योंकि आप जैसी शख्सियत से ये पहला सवाल करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में ख़ास किस्म के लोग हैं जो आवाम के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं। सर, ये 14 महीने की आपकी इस इत्तेहादी हुकूमत की क्या ऐसी अचीवमेंट है जिसको लेकर आप आवाम में जाएंगे और आवाम से वोट लेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है आवाम के पास जाने का। दूसरा ही सवाल उसके साथ मैं जोड़ता हूँ सर, बज़ाहिर मुझे ये बताइए कि 14 महीने में कई कानून साजी हुई है, मेरे पास ये इस वक्त लिस्ट भी मौजूद है, मैं ये मेंशन भी कर सकता हूँ। उसमें मुझे बज़ाहिर सियासतदानों की फ़ायदे के हवाले से और कोई ऐसी अवामी तौर पर आवाम के फ़ायदे के लिए, चाहे वो इलेक्शन का हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हो, इलेक्शन एक्ट हो, या और कोई तरमीम हो, बज़ाहिर नज़र नहीं आता। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थोड़ी आपकी आवाज़ मुझे ब्रेक कर गई थी बीच में, दोबारा कह दूं सर? आवाज़ यानी मैं जी ज़रा अगर क्विकली मुझे कर। मैंने सर एक चीज़ ये पूछा था कि मैंने एक पूछा था कि आप, क्योंकि मौजूदा हुकूमत 14 महीने हो गई है, अब इलेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपके क्या अचीवमेंट ऐसी है जो आप आवाम के पास जाके वोट मांगेंगे? एक बात। और दूसरा, मैंने कहा था कि ये जो कानून साजी बड़ी हो रही है और उसमें इत्तेहादी आपस में इख्तलाफ भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये बज़ाहिर ये जो भी कानून साजी हुई है ये सियासतदानों के फ़ायदे के हवाले से नज़र आ रही है, आवाम के लिए नज़र नहीं आ रही है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि देखिए, मैं उस नहीं जाऊंगा बहस में कि माजी में जब हमें ये हुकूमत मिली, अदम एतमाद हुआ, तो पाकिस्तान किन हालात में था। चूँकि लोग फिर ये भी बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो अब हमेशा हर आने वाला कहता है जी पिछला बुरा था और बुरे हालात मिले, लेकिन हकीकतन सबके सामने सूरत हाल है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान की मईशत थी वो बहुत ही उसकी ज़बू हाली की शक्ल में हमें मिली। और जिसका आप देखिए कि जिस तरह पौने 4 साल इस मुल्क को चलाया गया, जो क्या क्या तरजीहात रहीं और कारकर्दगी सिफर रही। हाँ, उसमें करप्शन माजी में हुई है, उस पर तोशा खाना देख लें, फॉरेन फंडिंग देख लें, कादर ट्रस्ट देख लें, लेकिन अवाम की कोई फलाह बहबूद या अवाम की जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था, गरीब मिडिल क्लास के लिए, उसकी ज़िंदगियों में कोई बेहतरी नहीं आई। अब जब अदम एतमाद हो गया, उसके बाद आइडियली तो हमें चाहिए था कि इलेक्शंस में चले जाते, तो ये आज जो एक कैफियत और एक सवालात उठ रहे हैं वो ना उठते। लेकिन चूंकि एक तरफ मुल्की मईशत थी, दूसरी तरफ अपनी सियासत थी, तो ज़ाहिर है फैसला यही किया गया इत्तेहादी हुकूमत ने बिलाखिर के हम इसको पाकिस्तान को पहले एक मईशत को थोड़ा संभाला दें।
इसमें मैं यहाँ कहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल ने अपना उसने भी सिंसियर एफर्ट्स की, और फाइनली फिर इसहाक डार साहब ने आके, जैसे माजी में भी डिलीवर किया, इस दफ़े भी उन्होंने आके, जो चैलेंज बहुत बड़ा था, चूँकि अगर IMF से जो मुआहिदा इमरान खान सब तोड़ गए थे, अगर वो मुआहिदा जौन से ना होता तो हमें दोस्त ममालिक भी कोई इमदाद देने को तैयार आमादा नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी की अगर बात करेंगे तो मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस 2013 से लेकर 2018 तक की कारकर्दगी लेकर जाएगी, और साथ ये अवाम को बताएगी कि 2022 से लेके 2023 तक जो है वो पाकिस्तान को अल्लाह ताला की फजलो करम से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने दिवालिया होने से कम बचाया। वो इस वक्त सिचुएशन डॉक्टर साहब आइडियल नहीं है, और अभी भी हमारे पर एक IMF की तलवार लटकी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट है और ये कारकर्दगी है इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, शहबाज शरीफ की, इत्तेहादी हुकूमत की और इसहाक डार की, कि IMF के साथ मामला तय पा गए, जो कि आपसे बात करने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि इमरान खान मुआहिदा तोड़ गया, वो आप सबके सामने। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि जो ये कानून साजी है, मैं तो इस पर बड़ा क्लियर हूँ। ये नहीं मैं कहूँगा कि तमाम जितनी भी कानून साजी हुई इस वक्त तक, वो आज तक वो गलत हुई, आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी भी आई, लेकिन जो ख्वाब था, जो हज़रत कायद आज़म की, जिन्ना साहब की क़यादत में बर सग़ीर के मुसलमानों ने देखा, वो मैं समझता हूँ ख्वाब पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है डॉक्टर साहब कि देखिए, ये मुल्क मिडिल क्लास और गरीब के लिए बना था। आज अब अपनी पार्लियामेंट में देखिए कितने फ़ीसद लोग हैं जो इस वक्त ये दावा कर सकते हैं कि वो मिडिल क्लास या पुअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आटे में नमक के बराबर। तो जाहिर है ये एक डिफ़िकल्टी है ज़रूर। फिर यहाँ माजी में देखा गया, और इसमें मैं बिला तफरीक बात करूँगा, ये तमाम हुकूमतें जौन सी थीं, उन्होंने ऑर्डिनेंसेस की शक्ल में भी यहाँ कानून साजियाँ करते रहे। जो हकीकी मानों में मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का किरदार था या किरदार होना चाहिए कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए, मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, मैं समझता हूँ कि वो मकसद जो है वो हम हासिल करने में मिन हैसुल जो भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी आई, कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन वो जो हम हासिल कर नहीं पाए, मैं समझता हूँ, क्योंकि अवाम जो हैं वो कल भी परेशान थे, वो महंगाई के हाथों वो आज भी परेशान हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जब भी नवाज शरीफ साहब को ख़ुसूसन 2013 से 17 तक मौका मिला, तो मेरा उन लोगों से ये सवाल होता है जो आज महंगाई की बात करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, आप कीजिए, हैग में है महंगाई, मैं उसकी कभी हिमायत नहीं करूँगा, ना कभी की है। आज जो लोग एतराज़ करते हैं कि पेट्रोल जो है वो 260 या 252 या जितने रुपए पर चला गया है, वो कंपेयर करते हैं जी कि 150 रुपये था। मेरा उनसे एक सवाल होता है कि मुझे ये बताओ कि 64 रुपये लीटर जब पेट्रोल नवाज शरीफ के दौर में बिक रहा था, उसको 150 रुपये लीटर कौन करके गया? किसने IMF का मुआहिदा ब्रीच किया? देखिए, यहाँ अवाम का तो सच्ची बात है डॉक्टर साहब। सर एक बात बताओ सर, एक इंटरप्शन करूँ आपको अगर इजाज़त हो तो। सर आप नवाज शरीफ की 2013 से लेकर 2017 तक की कारकर्दगी कहते हैं, बिल्कुल इमरान खान के मुकाबले में वो कारकर्दगी बहुत अच्छी है, और मैंने तो इस पर बहुत बड़ी कंपैरिजन ऑन एयर की हुई है। लेकिन अगर हम पीछे चले जाएं सर, पीछे परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर है, उसमें तो महंगाई और भी कम थी, पेट्रोल और भी कम था, डॉलर और भी कम था, हालात और भी वो थे, प्रोजेक्ट वो लग रहे थे बहुत। तो कहने का मतलब ये कंपैरिजन पे कंपैरिजन, जितना आगे जाएंगे, मैं इस पे नहीं जा रहा। मैं तो सर इस वक्त करंट सिचुएशन पे आ रहा हूँ। मुझे कायल करें आप थोड़ा सा, क्योंकि आप जिस किस्म के सियासतदान हैं वो सारी दुनिया जानता है कि आप गरीब आवाम की ज़्यादा बात करते हैं, मिडिल क्लास की बहुत बात करते हैं। मुझे तो ये बताएं सर, ये जो कानून साजी हुई है, मैं अभी पढ़ देता हूँ, इस कानून साजी में मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ मिल रहा है, नैब से मुख्तलिफ सियासी जमातों को रिलीफ मिल रहा है, इस्लाहात के ज़रिए आम इंसान को इलेक्शन लड़ने का
को मौका नहीं दिया जा रहा है। वही वडेरे, जागीरदार, पैसे वाले, और उन लोगों को, या तो आप ऐसी तरमीम कर देते कि एक आम आदमी जो है वो जो पढ़ा लिखा और मिडिल क्लास का है वो भी अवामी नुमाइंदा, तो उसको तो नहीं किया इलेक्शन इस्लाहात में भी, वो भी आपने अपने फ़ायदे के लिए कि किस तरीके से इलेक्शन को आप अपने फ़ायदे के लिए कर सके। तो ये जो नैब ऑर्डिनेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू और फला और ये सारे तो सियासतदानों ने अपने फ़ायदे के लिए 14 महीने में किए हैं। तो एक तरफ आपने महंगाई, अवाम की कमी, तो क्या आप सिर्फ एक चीज लेके जाएंगे अवाम के पास कि जनाब हमने IMF से मुआहदा कर दिया और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि फिर देखें, हमें अपने 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 गिरेबानों में झांकना पड़ेगा, मिन हैसुल कौम भी, कि आप देखिए कि यहाँ जमहूरियत के हिस्से में कितने साल आए और गैर जमहूरी कुव्वतों के हिस्से में कितने साल आए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि, और मैं ये समझता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास टू अ मिडिल क्लास। मैं इसलिए मिडिल क्लास की बात करता हूँ, मैं गरीब की बात करता हूँ, चूँकि ये वो क्लास है जो बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी होती है। मिडिल क्लास वो है जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टेक्नोक्रेट्स, बैंकर्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन और रीढ़ की हड्डी इसी पे कारी ज़रब लगती है। अब मसला ये आ गया डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान की या प्रॉब्लम क्या है। अब मैं बात करूंगा तो लोग मुझे खफा हो जाएंगे, तो हो जाए, फिर अल्लाह मालिक है। देखिए, यहाँ की जो 2% अशराफिया है डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ उसने 98% जो मिडिल क्लास और गरीब है उसके जो हिस्से के वसाइल थे उन पर कब्जा किया हुआ है। यानी अब जुल्म देखिए ना कि सैलरीड क्लास जौन सी है वो टैक्स देती है, उस पर टैक्स का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई जिम्मेदार पर, जरी आमदनी पर कोई टैक्स इस मुल्क में नहीं लगाने को तैयार। क्यों? उनकी प्रॉक्सीज बैठी हैं पार्लियामेंट में। किसी सनतकार को, जागीरदार को, किसी सनती वडेरे को, किसी फैक्ट्री ओनर को, मिल वाले को, उसको आप उस टैक्स में नहीं लाएंगे। आप उसी को बार बार ज़िबा करेंगे जिसको आप पिछले 75 साल से ज़िबा करते आ रहे। जुल्म तो फिर ये है। असल बात फिर आए, और अंदर तो सबकी प्रॉक्सी बैठी हुई है। पार्लियामेंट जो है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जो मिडिल क्लास और गरीब लोगों की नुमाइंदगी। गरीब तो खैर क्या बात करनी, को मिडिल क्लास का बेचारा मेरे जैसा भूला भटका, वो अल्लाह ताला ने उसको मौका दे दिया, ये लीडरशिप ने उसको मौका दे दिया। अदरवाइज तो देखिए, ये मुल्क जो है, पाकिस्तान जो है, जो पार्लियामेंट जो है, ये तो 2% के इर्द गिर्द घूम रही है। उसमें मुझे बताइए कि क्या 75 सालों में यहाँ अमीर अमीर तर हुआ, गरीब गरीब तर हुआ है? और जो पाकिस्तान की कौमी दौलत है, कौमी वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, उस पर उसी 2% अशराफिया का कब्जा है। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि मेरा भी ताल्लुक अशराफिया से है। शहबाज साहब फरमाते हैं और वॉर्न करते हैं वो बार बार अशराफिया को, भाई कि तुम, दरअसल डॉक्टर साहब ये अशराफिया जो है ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। ये वो अशराफिया है जिसको पाकिस्तान ने माला माल कर दिया। ठीक है। अभी कितने दुख की बात है, मुझे मालूम पड़ा, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। डॉक्टर साहब आप ये बात सुनिए जरा, आपको भी दुख होगा। मेरे भाई मोअज़्ज़िज़ हैं सेनेटर साहब, जाहिद साहब, कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है, होता क्या रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में केस आता है नेशनल असेंबली की कि जी $3 बिलियन, वो 800-900 अरब रुपया तो बनता ही होगा मेरा, तो मैंने तो कभी $300 नहीं इकट्ठे देके, कि वो आता है कि कोविड के दिनों में इमरान खान साहब की हुकूमत को मिला, जो उन्होंने अपने मनपसंद अफराद में 2 से लेके 4% की इंटरेस्ट पर उनको कर्जे दे दिए। यस सर। जब ये मामला अकाउंट्स कमेटी में आता है, सुन लीजिए, अकाउंट्स कमेटी में जब ये मामला आता है तो नूर आलम खान साहब, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, वो माशाल्लाह वो भी बहुत स्ट्रेट बात करते हैं, वो बेबस हो गए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मेरी ये कमेटी के मेंबर नहीं मान रहे, इस केस को यही बंद करो, नैब को मत भेजो। ओह माय गॉड। तो उसके बाद आप बताइए क्या गुंजाइश रह जाती है? ठीक है, मैं सर आगे। डॉक्टर साहब ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम अब कोलैप्स कर चुका है, और आपको एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें आप कम से कम एक जो गरीब और मिडिल क्लास है, आपकी बात का जवाब, उसको वोट देने का हक है, हुकूमत करने का नहीं।
आपको उसको हुकूमत करने का हक भी देना पड़ेगा, वरना ये मुल्क नहीं चलेगा इस तरह। मैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट सर। बहुत सही बात। ये मसला है, ये इशू है इस मुल्क का कि यहाँ हाईजैक कर लिया अशराफिया ने इस कायदे आजम के पाकिस्तान को। ये अशराफिया ले बैठी है इसको, और वो सांस नहीं लेने दे रही है अशराफिया किसी को। आज मुझे बताइए कितना जुल्म है कि ये जो 7.5 रुपए यूनिट बढ़ गया। मैं ट्रेजरी बेंच का आदमी हूं, लेकिन मुझे ये बाइट कर रही हैं चीजें। मैं लोगों में फिरता हूं, मैं डेबू पे भी सफर करता हूं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करता हूं। लोग पूछते हैं, लोग मुझे सवाल करते हैं कि बच्चों को तालीम दिलवाएं, बिजली के बिल दें, माँ बाप को अस्पतालों में ले जाएं, क्या करें? लेकिन यहाँ एक पावर पॉलिटिक्स हो रही है पिछले अरसा दराज से। जी सर, आवाज रुक गई है क्या? हमारे साथ वो हैं जाहिद खान साहब। क्यों भाई, जाहिद खान साहब अभी लाइन में तो थे, उनको कहें कि कोऑर्डिनेट करें और उनको भी देखें, फैसल करीम कुंडी साहब को। मैं डॉक्टर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद फिर दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, मेरा ख्याल है सेनेटर जाहिद खान साहब जो हैं इस वक्त कोई इशू हो गया है, तो इस वक्त वो हमारे साथ राब्ते में नहीं है, तो हम आपके साथ ही बात करते हैं। आज बड़ा अहम प्रोग्राम करते हैं आपके साथ और गरीबों और आवाम के लिए। अब ये बताइए सर, ये आप ही की हुकूमत है ना, इस हुकूमत ने 46 अरब जो है ये जो तरक्याती फंड्स बांटे हैं इस मौके पे, जबकि इलेक्शन थोड़ा सा दूर है, तो सर इसको आप प्री पोल रिगिंग कहें, इसको आप सियासी रुश्वत कहें, क्या कहेंगे सर? ये आप ही की हुकूमत है, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, इसमें तो देखिए ये एक प्रैक्टिस है कि जो कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं उनको ये फंड्स दिए जाते हैं फिर डेवलपमेंट। और गो के मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि चूँकि अब सर पे इलेक्शन थे, तो इससे जाहिर है लोगों के दिलों में और जहन में सवालात उठते हैं ऐसे कि भाई इतने निक ऑफ द टाइम पे क्यों दिए गए। दरअसल देखिए ना डॉक्टर साहब कि अब मसला है, मुसीबत ये है कि ये जो डेवलपमेंट फंड है ये तो एक यानी क्या किस कानून के तहत देते हैं सर ये डेवलपमेंट फंड? तो जरा बताइए ना। ये तो लोकल बॉडीज का काम है। और दूसरा एक बात बताऊं सर, दूसरा एक बात एक सवाल करके छोड़ता हूं सर। कभी इमरजेंसी होती है, हालात जंग होता है, कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसके बुनियाद पे बहुत से फैसले तब्दील हो जाते हैं, बहुत से प्रैक्टिस तब्दील हो जाती है। यहाँ पे गरीब आदमी को आप रोटी नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर बिजली का बिल गिरा रहे हैं, उसके ऊपर हर तरह से आप टैक्स डाल रहे हैं, वो मर रहा है। आपने खुद अभी कहा है कि जहाँ पे टैक्सेस लगने चाहिए वहाँ, तो गरीब आदमी के पैसों को निचोड़ कर आपने इस हालात में, जबकि इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो ये प्रोसीजर ये आज भी अडॉप्ट करना है सर? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इसकी हिमायत नहीं करूंगा। और ये गलियां बनवाना, ये सड़कें बनवाना, ये सीवरेज बिछवाना, ये ट्रांसफार्मर लगवाना, ये खंबे डालना, ये क्या एमएनए और एमपीएस का काम होता है? भाई ये तो लोकल बॉडीज का फंक्शन होता है। और बदकिस्मती से इस मुल्क में लोकल बॉडीज को कभी मजबूत ही नहीं किया गया। अगर उनका कयाम अमल में आ भी गया तो उनको पनपने नहीं दिया गया। और ये सारी जो मैं तो इसको समझूंगा कि ये एक तरह की ये जो प्रैक्टिस है, ये अगर आपने फंड्स देने हैं तो फिर तो ये थ्रू लोकल बॉडीज आप डिसबर्स करें। एमएनए जोन से हैं और एमपीएस जोन से हैं, मैं समझता हूं कि उनको ये फंड में तो आज से नहीं, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के हिमायत में नहीं हूं, चूंकि ये लोकल बॉडीज वालों का काम है। ये एमएनए का काम है, एमपीए का काम है प्रोविंशियल और सेंट्रल मरकज लेवल पर लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना। अब वो ठेकेदार बने हुए हैं एमएनए जो है,
जो एमपी है वो ठेकेदार बना हुआ है इस मुल्क में, वो सड़कें बनवा रहा है, कभी फुटपाथें बनवा रहा है, वो कभी नाले, गंदे नाले को साफ करा रहा है। यार ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? देखिए ना तरजीहात क्या है हमारी, व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज। फिर हम रोना रोते हैं फलाना कमीशन खा गया, फलाना किकबैक ले गया। भाई आप, मैं तभी तो अर्ज करता हूं डॉक्टर साहब, ये गला सड़ा हुआ सिस्टम है, मुतफन बदबूदार सिस्टम है, ये पंचेंट सिस्टम है, ये रोटन सिस्टम है, ये जो गरीब को रोटी नहीं दे सकता 2 वक्त की, लेकिन अमीर के लिए, अशराफिया के लिए यहाँ खजानों के मुंह हमेशा हर वक्त खुले रहते हैं। आप मुझे बताइए ना, ये जो डाका मारा गया $3 बिलियन का, उस पर कोई, और पार्लियामेंट के अंदर से मुखालफत हो रही है कि ना जी ना, इसको ना टच करें, डोंट सेंड इट टू द नैब, इसको एफआईओ को भी ना भेजें। और वो नूर आलम खान शरीफ आदमी, अल्लाह मैं बहादुर आदमी समझता हूँ उसे, पता नहीं वो किस दबाव का शिकार हुए कि वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जहां ये हालात होंगे उसके बाद आप तवक्को करेंगे कि लोग जमहूरियत की बात करेंगे, लोग आपको इज्जत देंगे? मुझे बताइए ना। देखिए डॉक्टर साहब, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है। आप ये देखिए कि मैं तो शायद भूख बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन जब बात मेरे बच्चे पर आएगी फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पेट पे पत्थर बांध लूँगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के पेट पर पत्थर नहीं बांधूंगा, ना बांधने दूंगा। ये तमाशा लगा हुआ इस मुल्क में 75 साल से। इनफ इज इनफ, बहुत हो गई डॉक्टर साहब। यहां गरीब को, मिडिल क्लास को भी बताएं कि ये तुम्हारा भी पाकिस्तान है, ये 2% का पाकिस्तान नहीं है, ये तुम भी इसके उतने ही मोअज़्ज़ज़ शहरी हो जितना ये काले डालों में, काले शीशों में फिरने वाला, जिसको बाहर पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा फुटपाथ का, और फुटपाथ वाले को अंदर नहीं नजर आ रहा उस काले शीशी की गाड़ियों के कौन बैठा हुआ है। इतनी डिस्पैरिटी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये खिलाफ कुदरत भी है, अगेंस्ट द नेचर है, मजहब के खिलाफ है। 19-20 का फर्क डॉक्टर साहब चल जाता है, लेकिन कहां कि एक गरीब के पास 19 रुपए या 1900 या 19,000 हो, और दूसरी तरफ 19 करोड़ 19 अरब रुपए हो। क्या करें मुझे बताइए। फिर आप कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी, नौजवान इस मुल्क से जाना चाहते हैं। भाई आप मुझे ये बताइए, इस वक्त यूथ आपका कुछ 65-60 के दरमियान है परसेंटेज उसकी। व्हाट आर यू ऑफरिंग? क्या ऑफर कर रहे हैं आप अपने यूथ को, एजुकेशन, अपना नौजवानों को जो डिग्रियां लेके निकले हुए हैं बाहर? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे राब्ता करते हैं, मैं उनको कहता हूं यार मैं तो एक ऑलरेडी एक बेबस हेल्पलेस आदमी, मैं क्या कर सकता हूं, दुआ ही कर सकता हूं। तो आपने उनको ये नहीं है, आपने उनको ये गाइडलाइन नहीं दी कि वो उस जहाज पे सवार हो जाओ जो इटली जा रही है, 300 वो गर्क हो जाएगी, उसमें चले जाओ? वो 300 भी डॉक्टर साहब, वो 300 जो हुआ वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल डूबा था। मैन पावर डूबी, वो मैन पावर आपकी जिसने यूके को खड़ा किया, वो मैन पावर आपकी जिसने अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, यूरोप में किया, आज भी कर रही है, मिडिल ईस्ट में किया। लेकिन आप हालात देखिए यहाँ क्या किस तरफ जा रहे हैं हम। और मैं ऑनेस्टली बताऊं डॉक्टर साहब आपको, लोगों का इस सिस्टम से एतमाद उठ चुका है, लेकिन क्या किया जाए कि वो कोल्लू के बैल की तरह उनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, सुबह दोपहर शाम के मैं अपने बच्चे के लिए रोटी कैसे लाऊं, तालीम का क्या करूं, ऐसे डाल दिया गया है। ये क्या हुआ? जी सर, आवाज आ रही है आपसे? जी मैं ऑन कर रहा हूं, मेरी ये बैटरी लो हो रही है। ऐसे एक विशेष सर्कल में डॉक्टर साहब, साइकिल में हम फंस गए हैं कि यहां से अगर हम नहीं निकलेंगे तो यकीन मानिए डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, बिलीव मी, लोग बहुत मुश्किल में हैं, लोग बहुत मुश्किल में हैं। मैं इसलिए मैंने मुआवजा किया था कि कम से कम नवाज शरीफ के दौर में जो 2013 से 17 तक था, जो चैलेंजेस थे, कम से कम उसमें लोगों को रिलीफ मिला था, लोग सांस ले रहे थे, इज्जत की रोटी 2 वक्त की मिल रही थी। लेकिन अब तो देखिए ना, पिछले 2018 से लेके ऑनवर्ड्स क्या हालात हुए हैं डॉक्टर सर। मुझे एक बात बताएं सर, आप एक बात बताएं, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं नवाज शरीफ,
2 दफ़ा इस मुल्क की वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 3 दफ़ा वो भी रही है भुट्टो साहब को अगर शामिल करें। यही 2 पार्टियां हैं ना। चले थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं आपके वो जो है वो जो फौजी हुकूमत थी, ठीक है ना। मैं इस पे नहीं जाता कि इन फौजी हुकूमत को लाने में भी पॉलिटिकल लोगों का काम होता है, एक दूसरे की जो है वो इन्होंने टांगें खींची हैं फ़ौज के पास जाके, तो जाहिर उनको भी पावर्स का मज़ा आ गया। मैं तो ये आ रहा हूँ कि सर 3 दफ़ा नवाज शरीफ रहे हैं, 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी रही, और आप आज भी नारा सबका वही है, अवाम रोटी कपड़ा मकान अवाम। तो क्या अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ पर खड़े होकर या मैं यहाँ पर खड़े होकर किससे शिकायत करूं कि ये सिस्टम 2% मरात याफ्ता लोगों का है और 98% लोग तबाह हो रहे हैं, लुट रहे हैं, मर रहे हैं, और ये इस तरह नहीं चलेगा। तो किससे बोलूं सर? 3 दफा तो नवाज शरीफ रहे हैं और 3 दफा पीपल्स पार्टी रही है। डॉक्टर साहब देखें, मेरी आवाज तो बड़ी कमजोर आवाज है, आपके पास तो मीडिया है, आप तो माशाल्लाह हफ्ते में 4-5 दिन बैठते हैं। मैं तो जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं अपनी अगर पार्टी की कोई मीटिंग में बुलाया जाऊं तो मैं वहां भी बात करने की कोशिश करता हूं, नहीं तो मैं पार्लियामेंट पर ऑन रिकॉर्ड हूं। बल्कि लोग तो मेरी बातें सुन सुनकर अब उनके कान पक गए हैं कि ये क्या है कि इसने एक मंत्रा पकड़ा हुआ है जी कि मर गई मिडिल क्लास, मर गया गरीब। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? मैं देखता हूं अपने इर्द गिर्द और मुझे डर आता है, मुझे खौफ आता है कि कल को ये जो भूखी नंगी अवाम है, अगर इसका दिमाग फिर गया तो डॉक्टर साहब अल्लाह माफ करे, मैं वो तस्वुर भी नहीं करना चाहता कि जो यहां होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई बैठो, अपने आप को छोड़ो। पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान ने अशराफिया जो है, कारोबारी अफराद, बिजनेस क्लास, टाइकून, सबको माला माल कर दिया है। थोड़ा सा निकाल दो, अब थोड़ा निकालो भी, तो खुदा को भी राजी कर लो, अल्लाह को भी राजी कर लो। कफन की जेबें नहीं होती, वहां खाली हाथ जाओगे। सिकंदर आजम खाली हाथ चला गया, उससे तो बड़ा कोई नहीं है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहने का मतलब ये है सर, ये कैसे हो सकता है उस वक्त? देखे ना, ये कैसे हो सकता है कि जब असेंबली में जाने वाला जागीरदार वो किसानों की हिमायत के लिए काम करे और असेंबली में जाने वाला जिम्मेदार वो मजदूरों की बात करे? ये कैसे मुमकिन है जब इनके हकीकी नुमाइंदे नहीं जाएंगे? ये खुद पढ़ी लिखी कौम जो 2% जो लोग या 98% लोग हैं मिडिल क्लास है, जिनका आपने नाम दिया कि ये इंजीनियर भी हैं, सीए भी हैं, आईटी एक्सपर्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, अगर ये नहीं जाएंगे तो क्या जमींदार और जागीरदार जो इस इलेक्शन के सिस्टम में वही इलेक्शन लड़ सकता है, बदमाश उसके पास, पैसा उसके पास, जागीर उसके पास, पुलिस उसके पास, सारा निजाम उसके पास, तो फिर सर वो पार्लियामेंट में एक मजदूर, किसान या सरकारी मुलाजिम की कहाँ आइन या वहां पर सपोर्ट होगी? सर डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए तो मैंने अर्ज किया है कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। मैंने तो इसको बदबूदार सिस्टम कहा है, ये लागर है, ये बीमार सिस्टम है, ये सिक सिस्टम है, सिक माइंडेड लोगों का सिस्टम है। इसमें अगर तब्दीली नहीं हम लोग खुद लाएंगे तो फिर एक लफ्ज है नेचर, देन नेचर विल प्ले इट्स रोल। वो फिर क्या रोल प्ले करती है नेचर, क्योंकि अगर हमें अभी भी होश नहीं आएगी और हम अपनी, जैसे मैंने कहा कि तकसीम करें लोगों में, यानी आए दिन हम सुनते हैं कि जी ये कुदरती फलाना जखीरा निकल आया, फलां निकल आया, ये हो गया, फलां हो गया, लेकिन गरीब की हालत नहीं बदलती। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। उस अमल को ब्रेक लगाने की जरूरत है। फिर क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रोग्राम? क्या दे रहे हैं हम लोगों को इकोनॉमिक प्रोग्राम? चलो मेरी तो उम्र गुजर गई, मैं खा पी गया। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ माई चाइल्ड? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ए कॉमन मैन चाइल्ड? मिडिल क्लास के बच्चे का गरीब, क्या जो फुटपाथ पे पैदा हुआ है गरीब, वो फुटपाथ पे जवान हो, फुटपाथ पे ही वो बूढ़ा हो और फुटपाथ पे ही मर जाए? इज दिस द पाकिस्तान ऑफ कायद आजम? नो नो। मैं लेकिन क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं तो सोच सोच के परेशान होता हूं कि यार हम कहां से चले थे
वो जिन्ना साहब हमें यहाँ ले आए, और अब हम कहाँ जाएंगे मुझे बताइए। पीछे भी दुश्मन बैठा है, आगे भी प्रॉक्सी है उसकी बैठी हुई। हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना है, हकदार को उसका हकदार देना है, लोगों को ये रियलाइज कराना है कि ये पाकिस्तान, जैसे मैं बड़ा अच्छा मुझे लगा आर्मी चीफ ने जो बात की कि हमारा पाकिस्तान, मैंने कहा हमारा की बजाय अगर ये कहा जाए हम सबका पाकिस्तान, हमारा से थोड़ा सा फिर उसमें भी थोड़ी सी वो ब्रैकेट हो जाती है। आप कहें हम सबका पाकिस्तान, हर 25 करोड़ या जितने भी ये अवाम हैं उन सबका पाकिस्तान। जब उन सबका पाकिस्तान कोई सोचेगा, उसके लिए जब कोई बात करेगा, उसके लिए जब कोई कदम बढ़ाएगा, तो आप यकीन कीजिए कि हालात बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमने सियासत को इसी तरह और मुल्क के वसाइल को चंद अशराफिया 2% के हाथों में दिए रखा और कबूतर की तरह आंखें बंद करके या रेत में सर दबा के बैठे रहे, तो फिर नेचर विल स्टैंड विद द पुअर एंड द मिडिल क्लास ऑफ दिस कंट्री। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ना, अल्लाह की मदद आएगी सर। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा और एक बहुत अहम सवाल के साथ आपकी तरफ आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, यहाँ एक सवाल ज़रूर रखूँगा और वो सवाल ये है कि हमें तो नज़र नहीं आता कि कोई, क्योंकि हम जुडिशल सिस्टम देखते हैं तो वो भी, हम दूसरी ताकतों को देखते हैं वहाँ भी, हम पॉलिटिकल ताकत को देखते हैं वहाँ भी, और हम पार्लिमानी ताकत को देखते हैं वहाँ भी। हर जगह जो है ना, आपने कहा कि ये 2% मरात याफ्ता लोगों के फ़वाइद के लिए काम होता है और वही लोग होते हैं, उन्होंने ही फैसला करना होता है। और इसमें ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी भी है, टेक्नोक्रेट भी हैं, इसमें आपके फ़ौजी एलिमेंट्स भी हैं, इसमें जुडिशरी के लोग भी हैं, हर तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ 2% मरात याफ्ता पूरी पार्लियामेंट। मेरा सवाल ये है कि यहाँ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आपको है तो चलें, अल्लाह कहता है नाउमीदी कुफ्र है। लेकिन सर एक चीज़ होती है, अवाम, बहुत बड़ी तादाद में अवाम है, तो ये अवाम क्या बेहिस हो गई है, अपना हक नहीं ले सकती? इनकलाब हमने देखा है दुनिया में बड़े बड़े, कम अज़ कम जैसे आपने कहा कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो सर ये जो मर रहे हैं, पिस रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, दरिया में छलांगे मार रही हैं औरतें, हैंग हो रही हैं, ज़बा अपने गर्दन को हैंग कर रही हैं, पूरी फैमिली के साथ कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों का गला दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूख है, प्यास है, कर्ज है, बेरोज़गारी है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे सिर्फ ये बताइए सर कि इस आवाम से क्या है? कहा जाता है 500 रुपये का आप इनको बिरयानी खिलाएं, इन्हीं आज वडेरे जागीरदारों को ये वोट देने निकल आते हैं। सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, बड़ा गहरा सवाल है आपका, लेकिन मैं अब बड़े अदब के साथ अर्ज करूं। आप जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से तवक्को जो कर रहे हैं ना, उसका नाम उसको कहलाती है कौम। जो हम कभी हुआ करते थे बड़े सगीर में, जब पाकिस्तान मूवमेंट चली है तो कायद आज़म ने एक हजूम को कौम की शक्ल बनाई थी। आज हम अनफॉर्चुनेटली फिर एक 25 करोड़ का हजूम है। जिस दिन हम कौम बन गए, आप यकीन कीजिए उस दिन आपकी ये तमाम जो सवालात हैं और आपके तमाम जो गिले शिकवे हैं गरीब के, मिडिल क्लास के बारे में, मेरी और आपकी जो तफक्कुरात हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। हम कौम तो बन लें, आपने भी कर दिया। यानी यहाँ एक शरीफ आदमी खड़ा हो जाता है इलेक्शन में, ठीक है जी, जो अपना वो दफ्तर भी नहीं खोल सकता, उसको इलाके के लोग समझाने आ जाते हैं, जनाब पागल हो गए हो, वो छोड़ो पर है जी, तुसी शरीफ आदमी, ताड़ा की कम जाके बच्चे दी रोटी कमाओ। और एक बदमाश, एक लैंड ग्रैबर, एक कब्जा माफिया, जिसके पता नहीं आगा पीछा कोई नहीं पता, जिसको पूछो पैसा कहां से आया, कहता जी मेरे वालिद साहब छोड़ गए थे। भाई कौन थे तेरे वालिद साहब, नाम ही बता दे। वो जब अपनी नाजायज दौलत के उस पराडो पर, उस लैंड क्रूजर काली पर, चमचम करती पर, काले शीशों वाली पर जब सफेद कलफ लगे कपड़े, गले में चेन डाल के निकलेगा, तो बल्ले ही बल्ले फिर आवे ही आवे। तो भाई अपने भी गिरबानों में देखें ना, कौम तो बने। अब क्या जिना दोबारा आएगा आपको कौम बनाने के लिए?
इकबाल आएगा। भाई जिन्ना, इकबाल, फैज, ये लोग अब बनने बंद हो गए हैं। उनका मैसेज, उनकी तालीमात, उनके सियासी अफकार और नजरियात आपके पास हैं, उस पर अमल कर लें तो आप कौम बन जाएंगे। जिस दिन आप कौम बन जाएंगे आपके तमाम इश्यूज खत्म हो जाएंगे, मसाइल खत्म हो जाएंगे। आप देखिए, ये टर्क्स हैं, नेशन है, यूरोपियन नेशन है, बरतानवी नेशन है, ये मिडिल ईस्ट, इजिप्शियन, पुरानी तहजीबें है ना, ईरान, ईरानियंस, ठीक है जी, ऑटोमन से सारा आपके सामने है। डॉक्टर साहब, हम क्या हैं? हमारे पास तारीख देखें, माफ कीजिएगा, हुजूम है सर, हुजूम नहीं, हजूम तो है। हमारी तारीख क्या है? अनारकली, फतेहपुर सीकरी की उदास शामें। जब उधर हार्वर्ड बनती है, कैम्ब्रिज बन रही है, ऑक्सफोर्ड बन रही है, इधर मुमताज महल की याद में ताजमहल तामीर हो रहा है। तरजीहात की बात है डॉक्टर साहब। जब तक हम अपनी तरजीहात का तयन नहीं करेंगे, एक इकोनॉमिक रोड मैप नहीं देंगे, और इट अप्लाइज टू ऑल, एवरीबडी। सर, लोग अब बड़े बाशऊर हो गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, वो लोगों को बताता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इट्स ए ग्लोबल विलेज, पहले ही हो गया था, अब तो और सिमट गया है। कहने का मतलब ये है कि इट्स हाई टाइम नाउ कि हम लोग सर जोड़कर बैठें और हम ये फैसला करें, भाई देखो, तकसीम करो। अपना 100 रुपया कमाया ना, चलो 60 रुपये अपने पास रख लो, 70 रुपये रख लो, 80 रख लो, तब 20, 25, 30 तकसीम कर दो। और तकसीम करते वक्त प्लीज खुदा का वास्ता फोटो ना उतरवाओ, दूसरे की तौहीन ना करो, इज्जत नफ्स मजरूह ना करो। यानी आप जुल्म देखिए ना, क्या मैं किस सिस्टम पे मैं कैसे एतबार करूं डॉक्टर साहब कि एक 13,000 के 10,000 रुपया लेने वाला वो रावलपिंडी वाला शख्स जिसकी आपने इशारे में बात की, वो तो कर्ज लेता है और वो पंखे से झूल जाता है। यहां यार अरबों रुपए, खरबों रुपए, यार करोड़ों रुपए डकार मार गए, सियासी कर्जे माफ करा गए लोग, वो फिर भी नहाए धुए साफ सुथरे हैं जनाब। उनकी तरफ को देख नहीं सकता। वो गाड़ियां उनकी जौन सी हैं, वो सड़कों पर रोंदती हुई चली जाती हैं लोगों को। तो ये दो पाकिस्तान हैं। कायद आज़म का पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है ये हरगिज, और जिनके लिए बना था उनके लिए नहीं है ये पाकिस्तान। और उसमें उनका भी कसूर है, उस मिडिल क्लास का भी कसूर है, उस गरीब का भी कसूर है जो अपनी क्लास को कहता है आप पागल हो गए हैं जी, आपका काम नहीं इलेक्शन लड़ना। क्यों नहीं अपनी क्लास के लोगों को आगे लाते आप? क्या आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते जी? क्यों? क्या अगर 25 करोड़, यस, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन सर एक बात बताएं, लोकल बॉडीज में तो आम आदमी निकलते हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में तो वडेरे नहीं है, लेकिन क्या वो जो बात है कि लोकल बॉडीज को पॉलिटिकल सियासी जमातें, हुकूमतें प्रोमोट नहीं करती हैं, सपोर्ट नहीं करती हैं, ये हमें मार्शल्ला में तो नजर आता है सर। इसमें देखिए, कोई भी अपना इख्तियार जो है वो डिसेंट्रलाइज करने को तैयार नहीं है, वो नीचे लैंड करने को तैयार नहीं है जी। यहाँ यकीन मानिए, अब ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब, लोग 35-35, 30-30 साल सर्विस करके, कंट्रीब्यूट करके या ना करके रिटायर हो जाते हैं मुलाजमतों से, वो फिर भी एक्सटेंशनें मांगते हैं। वो फिर भी कहते हैं आप अच्छा, देते हैं? चला नहीं जा रहा, कब्र में पैर हैं, कब्र में पैर हैं। देयर ऑल जॉब हंटर्स। जितने रिटायर होते हैं देयर ऑल जॉब हंटर्स। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझसे भी कई लोग राब्ता करते होंगे। मैंने कहा भाई मेरी तो सुनता कोई नहीं, मैं तो खुद कह सकते हैं अब रिटायरमेंट किए, मैं भाग के दौड़ के थक गया हूं। कहने का मतलब ये है कि ख्वाहिशात लोगों की यहाँ बेलगाम हैं, ये बेलगाम घोड़े हो चुकी हैं डॉक्टर साहब। यानी मैं देख रहा था कि यकीन करें, अल्लाह सबको अपनी सेहत सलामती में रखे, जिनको यकीन करें अपना दूसरा हाथ नजर नहीं आता, वो भी कहते हैं कि हमें मौका दो, हमें मौका मिलना चाहिए। जिनको निगाह इतनी कमजोर है कि वो अपना हाथ दूसरा नहीं देख पाते, वो भी कहते हैं कि हम निगरान वज़ीर आज़म बना दो, हमें फलाना ओहदा दे दो, फलाने इदारे का चेयरमैन बना दो। यानी वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, अंग्रेजी में प्रोवर्ब है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सर आप देते हैं तो सर आप देते हैं तो वो मांगते हैं ना।
नौजवान लोगों, नौजवान पढ़े लिखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तालीम याफ्ता लोग, बहुत सारे लोग तो बेचारे चले जाते हैं और ये स्किल बाहर वालों को देते हैं। आपके यहाँ नौजवान इंतज़ार करते हैं, वो सीटें पुर की जाती हैं रिटायर्ड लोगों से। और आपको पता है कि सर आप डॉक्टर हैं, सर आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कि इंसान की अपनी एक उम्र होती है, जीनेटिक प्रॉब्लम होता है, एक वक्त आ जाता है सुनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, आवाज़ हो जाता है, हड्डियां बेज होती हैं, दिमाग वो काम नहीं करता है, लेकिन आप उनको नौकरी देते हैं, बड़ी बड़ी अहम पोजीशन देते हैं। सर मैंने तो आपको अर्ज किया ना डॉक्टर साहब, जिनको अपना दूसरा हाथ नहीं दिखाई देता, जिनको ना कुछ सुनाई देता है, ना सुझाई देता है, ना दिखाई देता है, वो भी उम्मीदवार बन के बैठ जाते हैं। व्हील चेयर पे मैंने एक बंदे को देखा, अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा, मौसूफ कहने लगे जी वो मैं रिटायर हो गया हूं तो मेरी को खिदमात अगर लेना चाहें तो गौर करेंगे। मैंने कहा भाई अब आप बहुत हो गई है, दूसरों को मौका दें। कहने का मतलब ये डॉक्टर साहब कि ये यू हैव टू चेंज द सिस्टम। अब कौन चेंज करेगा? इस बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? या कुदरत के फैसलों का फिर इंतजार करें। वो फिर सख्त होंगे या नरम होंगे, वो फिर कुदरत अल्लाह की जात है, क्योंकि वो इंसान का, इन महरूम तबकात का सबसे बड़ा जो दोस्त है वो फिर अल्लाह ताला की जात है, फिर वही रास्ता निकालेगा इंशाअल्लाह। ये आपने बड़ी बात कर दी है, क्योंकि वक्त ख़त्म हो जाता है। बहुत अहम प्रोग्राम था, ये सवालात, ये इम्पोर्टेंट। मेरा ख्याल है आपकी ये गुफ्तगू अगर किसी भी एक सियासतदान, एक ब्यूरोक्रेट्स, एक जर्नल, एक अरबाब, एक जज, किसी भी बाइख्तियार, जो पाकिस्तान के बाइख्तियार लोग हैं या ग्रुप है, उनको अगर ये गुफ्तगू असर कर जाए तो शायद पाकिस्तान का बहुत भला हो जाए। बहरहाल डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब बहुत शुक्रिया। किसी स्टेज पर और बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।